ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस पर्टिकुलर का एक होता है सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट के ऊपर जो अटैक करता है वो होता है रिएजेंट। इन दोनों को डिसॉल्व करने के लिए जो हम लिक्विड लेते हैं वो मेनली होता है सॉल्वेंट। क्लियर? और फाइनली जो एंड मिलता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। इसका कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में जिसके ऊपर हमें रिएक्शन सोचने हैं, मतलब ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जो चैप्टर्स हैं जो मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबस्ट्रेट। अगर मैंने सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड की बात की है तो ये सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड ये अल्काइल हैलाइड हो सकता है, ये पर्टिकुलर अल्कोहल हो सकता है, ये ईथर हो सकता है, ये आपका प्राइमरी अमीन हो सकता है, ये सेकेंडरी अमीन हो सकता है, ये आपका टर्सरी अमीन हो सकता है। क्लियर? अगर मैं पाई बॉन्डेड कंपाउंड की बात करूं तो ये पर्टिकुलर H या C लेते हुए ये आपका एल्डिहाइड हो सकता है, ये एसिड हैलाइड हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, इवन ये एस्टर हो सकता है, इवन ये प्राइमरी अमाइड हो सकता है, इवन ये सेकेंडरी अमाइड हो सकता है, या इवन ये टर्सरी अमाइड हो सकता है। क्लियर? अगर मैं मल्टीपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का भी सोचता हूँ, क्लियर? अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात करूँ, इस पर्टिकुलर केस में ये इमीन हो सकता है, इवन ये अल्काइल इमीन हो सकता है, इवन ये ऑक्सीजन हो सकता है, इवन ये हाइड्राजोन हो सकता है, या इवन ये हाइड्राजोन का फर्दर सब्स्टिट्यूशन फिनाइल हाइड्राजीन या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन हो सकता है। क्लियर? इवन सेमी कार्बाजोन भी हो सकता है। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, इवन एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का अल्कीन भी हो सकता है। क्लियर? अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन भी हो सकता हो, इवन ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से नाइट्राइल भी हो सकते हैं। अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करूं, इवन ये अल्केन हो सकते हैं। क्लियर? इस पर्टिकुलर से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। और ये इस केस में अगर देखें तो कार्बन CO और अगर कार्बन हो इस पर्टिकुलर का कीटोन भी हो सकता है। तो इसका ये जो हम पढ़ने वाले हैं, these all organic compounds will be treated as a substrate, मतलब जिनके ऊपर हमें केमिकल रिएक्शन देखने हैं, क्लियर? दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट के नेचर को अगर आप देखा जाए तो सबस्ट्रेट में कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है और सबस्ट्रेट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाई बॉन्ड के रूप में भी हो सकता है। क्लियर? और अगर मैक्सिमम केसेस में देखा जाए, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्लियर? इस पर्टिकुलर में अगर दो एटम्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है तो इस इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे कार्बन आइदर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अगर कार्बन की बॉन्डिंग किसी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम्स हो गई, क्लियर? कार्बन की बॉन्डिंग अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो गई, जैसे हेलोजन के साथ हो गई, ऑक्सीजन के साथ हो गई, नाइट्रोजन के साथ हो गई। ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, इनमें से कोई भी ले लो, इनमें नाइट्रोजन अटैच है, इनमें से कोई भी ले लो, मतलब कार्बन की बॉन्डिंग अगर इससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो गई, जैसे वो हेलोजन के साथ हो जाए, ऑक्सीजन के साथ हो जाए, इवन वो नाइट्रोजन के साथ हो जाए, तो इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास टेंडेंसी है कि ये इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये अगर मान लो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, C की बॉन्डिंग X के साथ कराकर मिथाइल हैलाइड ले लिया, और यहाँ पे मिथाइल हैलाइड एक मैंने कंटेनर के अंदर ले लिया, क्लियर? जिसमें इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और अगर मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज इसके अंदर डालो, मान लो इसमें मैंने KOH डाल दिया, तो KOH का K+ और OH नेगेटिव, अब ये OH नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी तरह से चाहेगा कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर ले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, क्लियर? उस पर्टिकुलर ड्यू कोर्स ऑफ रिएक्शन में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद ओवरऑल प्रोडक्ट बना लेगा CH3OH। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में ना होकर पहले बीच में कुछ शॉर्ट टर्म स्पेसीज बन जाए, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर कंपाउंड होता और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में बाहर से मैं
कुछ भी ऐड नहीं करता सिस्टम में, केवल वाटर मौजूद होता। तो इवन इस वाटर के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। इस पर्टिकुलर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। मतलब इसका नेगेटिव पार्ट इसके पार्शियल पॉजिटिव के पार्ट की तरफ जब अट्रैक्ट होगा तो उससे कुछ एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी निकलने से ये पर्टिकुलर बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के साथ इस पर्टिकुलर के अंदर शॉर्ट टर्म स्पेसीज बन जाएगी और वो हो जाएगा कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन के ऊपर वाटर अटैक कर ले और वाटर अटैक करने के बाद ओवरऑल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर ले। इंपॉर्टेंटली था कुछ केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो सकते हैं, क्लियर। जैसे मैंने मिथाइल हैलाइड के ऊपर केवच का रिएक्शन कराया और केवच का रिएक्शन कराने के बाद हैलाइड को निकाल दिया और OH को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब अल्काइल राइड से जब मैंने अल्कोहल का फॉर्मेशन किया, मिथाइल क्लोराइड से के ऊपर जब मैंने केवच का रिएक्शन करा के मिथेनॉल का फॉर्मेशन किया, तो ये रिएक्शन एक स्टेप में भी हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर में अल्काइल हैलाइड के ऊपर जब रिएक्शन अटैक करे तो रिएक्शन एक स्टेप में ना हो बल्कि कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट बने, उसके ऊपर फर्दर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले। तो ये जो हम शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट बना रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म जो स्पेसीज बना रहे हैं, मतलब ओवरऑल ये रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है बल्कि बीच का एक पार्ट है। तो इस पर्टिकुलर बीच के पार्ट को हम जो नाम देने वाले हैं वो नाम देने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में होता है तो इसका मतलब अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, तो ये सबस्ट्रेट कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लेकर ओवरऑल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब अगर सिस्टम में केवल एक TS मिलता है तो उस तरह का रिएक्शन बोलते हैं वन स्टेप प्रोसेस और इसी को बोल सकते हो कंसर्टेड मैकेनिज्म। लेकिन अगर कभी ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में यहाँ पे आपने एनर्जी पोटेंशियल लिया और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है और यहाँ पे सबस्ट्रेट से कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लेकर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट मिला और उसके बाद कुछ एक्टिवेशन लेकर एनर्जी लेकर इसने ओवरऑल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसका अगर मैं ऐसा सोचता हूँ जिसमें पहले कुछ एनर्जी लेकर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो और उसके बाद फिर से एनर्जी लेकर फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो अगर कभी ग्राफ ऐसा दिखाई दे तो इसका मतलब इस तरह के रिएक्शंस में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा भी ग्राफ दिखाई दे तो इस तरह के रिएक्शंस के में केवल डायरेक्ट सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कंसर्टेड प्रोसेस और इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हम टू स्टेप प्रोसेस। जितना ज्यादा TS होगा उतना ही ज्यादा इंटरमीडिएट्स बीच में बने होंगे। अगर मान लो ऐसा भी सोचते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट ना बना होता बल्कि ये कुछ ऐसे बना होता तो इसका एक इंटरमीडिएट इस पोजीशन पे होगी और इसने रीअरेंजमेंट के थ्रू इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपने आप को पहले ले गया है और ले जाने के बाद फिर से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे कार्बोकेटायन के पास स्पेशल टेंडेंसी है कि वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। मतलब पहले अगर वो लेस स्टेबल है तो ये अपने आप में किसी भी तरह का चेंज करके, चाहे वो चेंज हाइड्राइड हो, चाहे वो चेंज मिथाइल हो, चाहे वो चेंज फिनाइल हो, इवन वो चेंज बॉन्ड ही क्यों ना हो, कि वो किसी भी तरह के शिफ्टिंग से पहले लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर कभी मान लो ग्राफ इस तरह का दिखाई दे तो इसका इस पर्टिकुलर के ग्राफ में, इस तरह के ग्राफ में हम सोचते हैं रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर डायरेक्ट कभी ऐसे दिखाई दे मतलब वन स्टेप प्रोसेस और डायरेक्ट कभी ऐसे दिखाई दे इसका मतलब टू स्टेप प्रोसेस। लेकिन ये आपका वन स्टेप, टू स्टेप एंड थ्री स्टेप इस तरह के रिएक्शंस को आपने बोला थ्री स्टेप प्रोसेस। थ्री स्टेप मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट ही था कि अगर कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे हम सोचते हैं कि बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि कार्बन की बॉन्डिंग अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इसका मतलब कार्बन के पास से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो मतलब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कार्बन की बॉन्डिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो, जैसे किसी मेटल के साथ हो, RMgx की बात अगर सोचें तो RMgx में मैग्नीशियम के साथ आपने बॉन्डिंग कर रखी है, क्लियर। तो मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग कर रखी है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इसका मतलब कार्बन नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह की ब्रेकिंग को जिसमें कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा हो या कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो इस तरह के लिसिस को, इस तरह की ब्रेकिंग को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हेट्रोलिसिस। लेकिन अगर
मान लो कहीं केस ऐसा होता कि कार्बन की बॉन्डिंग इसी के बराबर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता, लगभग हाइड्रोजन के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, या फिर एक कार्बन के साथ ही बॉन्डेड क्यों ना होता। तो अगर हमने कार्बन के साथ बॉन्डेड किया या हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड किया, और इस केस में अगर मैंने यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग की और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, और इसके द्वारा अगर मैंने यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग की और कार्बन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम छोड़ते हैं, इसका मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के लिसिस को हम बोलते हैं होमोलिसिस। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है हेटेरोलिसिस और एक हो सकती है होमोलिसिस। होमोलिसिस के द्वारा हमेशा ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हेटेरोलिसिस के द्वारा हम अगर नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं मतलब कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो मेनली तीन होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल। लेकिन कुछ इंटरमीडिएट्स और भी होते हैं, उसको बाद में देखेंगे। वो होते हैं कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो इसका अगर ओवरऑल देखा जाए कि ओवरऑल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते कितने हैं, तो एक बोला जाएगा कार्बोकैटायन, एक होगा कार्बोएनायन, एक होगा कार्बन फ्री रेडिकल, एक होगा कार्बीन, एक होगा नाइट्रीन, और लास्ट हम देखते हैं बेंजाइन। तो अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मेनली 6 होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। हम एक एक लेके चलेंगे। फर्स्ट कार्बोकैटायन की बात करेंगे।